डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, आपने मेरी डायरी के पिछले कई केसेस सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिसे मैं पूरी तरह से समझ पा नहीं रहा था। मुझे अपने कुछ पुराने दोस्तों की मदद तक लेनी पड़ गई थी और हम सब मिलकर भी इस केस को सही तरह से सुलझा नहीं पाए। कुछ बहुत अजीब हुआ था हम सब के साथ, और इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं इंग्लैंड में घूमने के लिए गया हुआ था। मैं काम से थोड़े समय के लिए दूर रहना चाहता था, इसलिए इंग्लैंड मुझे हमेशा से पसंद था, लेकिन काफ़ी समय से मैं वहाँ पर जा नहीं पा रहा था। इंग्लैंड में घूमने के लिए कई बढ़िया बढ़िया जगह हैं और मैं वहाँ हर जगह जा रहा था, लेकिन जब मैं एक गांव में पहुँचा तो वहाँ पर मेरी हैरानी का सबब था। पुलिस वालों की भीड़ लगी पड़ी थी और लोगों को वहां से भगाया जा रहा था। वहां पर कुछ पुलिस वाले मुझे पहले से जानते थे और मैं उनसे पूछता जा रहा था यहाँ हुआ क्या है। वहां मीडिया वाले भी उस गांव के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी वहां कोई तस्वीर खींचने नहीं दी जा रही थी, बल्कि उनके कैमरे भी बंद करके नीचे रखवाए जा रहे थे। आखिर इस गांव में हुआ क्या है मैं समझ नहीं पा रहा था और मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया गया। मैंने हर कोशिश कर ली, मैंने फ़ोन घुमा लिए, लेकिन मुझे उस गांव के अंदर जाने नहीं दिया गया। ये गांव मशहूर है बड़े बड़े पेड़ों के लिए। यहाँ पर पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं और इसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है। मैं इस गांव की कुछ तस्वीरें लेना चाहता था, यहाँ लोगों से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इस गांव को इस तरह से बंद करके रखा है, ये मैं हैरानी से देखे जा रहा था। मैं बार बार अपने एक दोस्त को फ़ोन घुमाए जा रहा था जिसने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया था। वो था जयदेव, जो कुछ समय के लिए यहीं पर रहने के लिए आया हुआ था और वो यहाँ पर लोगों को ध्यान सिखाता था। उसने भारत में काफ़ी ट्रेनिंग ली थी और वो ध्यान में कई घंटों तक मग्न रह सकता था, और उसने मुझे इस जगह के बारे में सजेस्ट किया था कि यहाँ पर देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि यहाँ पुलिस इस तरह से मिलेगी। मैं बार बार उसे फ़ोन घुमा रहा था और वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। काफ़ी देर यहाँ घूमने के बाद मुझे वो नज़र आ ही गया। वो एक कोने में खड़ा पुलिस वालों से बात किए जा रहा था और मैं उसके करीब जाना चाहता था। पुलिस तो मुझे उसके करीब तक जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं दूर से ही इशारे करने लगा और उसने मेरा हाथ देख लिया और मुझे पहचान लिया। उसने पुलिस वालों को इशारा किया कि मैं उसके पास जा सकता हूँ, और तब जाकर मैं उसके पास पहुँचा। यहाँ मेरे पास कई सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन वो तो खुद हैरान परेशान था। पुलिस वाले उससे कई सवाल किए जा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, और वो कुछ भी मुझे बताना नहीं चाहती थी। और वहाँ जयदेव भी जब मुझसे बोलने की कोशिश करता तो पुलिस वाले उसे टोक देते। यहाँ कुछ तो हुआ है जो किसी को बताया नहीं जा रहा है। इसके बाद मैंने खास लोगों को फ़ोन लगाने शुरू कर दिए जो यहाँ पर कई ऊंची पोस्ट पर थे, और कुछ लोगों से बात करने के बाद पुलिस वाले थोड़ा नर्म होना शुरू हो गए। वो समझ गए थे कि मैं कितना बड़ा डिटेक्टिव हूँ और यहाँ पर उनकी मदद कर सकता हूँ, और मुझे ये इंस्ट्रक्शन भी दी गई कि मैं पुलिस वालों की मदद करूँ, इस केस को सुलझाऊँ। और अब उन पुलिस वालों को मुझे भी सब कुछ बताना था, और वहाँ जयदेव पहले से सब कुछ जानता था। हम सब एक तरफ चले गए ताकि मीडिया से दूरी बनाई जा सके, और वहाँ पर मुझे जो बताया गया उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। यहाँ पर कुल 500 लोग बेहोश हो चुके हैं और माना जा रहा है वो 500 कोमा में जा चुके हैं। कुछ हुआ यहाँ पर कि सब लोग बेहोश होकर अचानक कोमा में चले गए। कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है और सबका मानना है यहाँ कोई ना कोई काली शक्ति है जिस कारण ऐसा कुछ हुआ है। पहली बार मैंने पुलिस वालों की ज़बान पर ऐसी चीज़ों को सुना था, क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी।
मुझे अब गांव के अंदर ले जाया जा रहा था और यहाँ पर घर देखने में काफ़ी सुंदर थे। हर घर के बाहर एक एक पुलिस वाला लगा हुआ था और उन घरों के अंदर लोगों को लेटाया गया था। वहाँ पर भीड़ थी नर्स की और लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। मैं एक आदमी के पास गया जो बेड पर लेटा हुआ था। सच में उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, फिर भी उसकी धड़कन चल रही थी। ना तो उसे पूरी तरह से जिंदा कहा जा सकता था, ना तो उसे पूरी तरह से मरा हुआ कहा जा सकता था। हर फैसिलिटी को यहाँ पर लाया गया था ताकि उन्हें बचाया जा सके। और तब मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक हवेली है। उस हवेली में पहले 2 बच्चे गए थे घूमने के लिए, वो बाद में बाहर आए ही नहीं और उन्हें बचाने के लिए एक एक करके 3 पुलिस वाले भी उस हवेली के अंदर गए और वो भी कभी बाहर नहीं आए। और उसके बाद अचानक उस रात 500 के 500 लोग जो इस गांव में रहा करते थे वो बेहोश हो गए और बाद में पता चला कि वो कोमा में हैं। ना तो वो मर रहे हैं और ना ही वो उठ रहे हैं। उनका दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जयदेव भी इसी गांव में रह रहा था, लेकिन वो सुबह ही जंगल में निकल जाता और वहां पर रात तक ध्यान लगाता रहता। कुछ लोग उसके साथ आते, उसकी शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन आज कोई नहीं आया था। इसी कारण जयदेव बच गया था और पुलिस वालों ने उसे घेर रखा था क्योंकि पुलिस वाले उस पर शक कर रहे थे। वो ध्यान और योग का ज्ञान देता था, इसलिए पुलिस वालों को शक था कि उसने कोई जादू टोना किया है, जिस कारण सब लोग यहाँ पर इस तरह से गिर गए हैं और इन्हें मारने के पीछे भी जयदेव का हाथ हो सकता है। मैं जयदेव के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता हूं और वो एक चींटी तक नहीं मार सकता। इस तरह से 500 लोगों को मारने की कोशिश आखिर वो क्यों करेगा? लगभग 1 घंटे तक वहां हम घूमते रहे और जब हम उस हवेली के पास पहुंचे, मैं जानता था इस केस को सुलझाने के लिए इस हवेली के अंदर जाना होगा। लेकिन जैसे ही हमने उस हवेली का गेट खोला, मुझे 2 काले साए गेट के दोनों तरफ नजर आए। हम यहाँ पर कुल 5 लोग थे, मैं, जयदेव और 3 पुलिस वाले। और यहाँ हम 5 को वो काले साए नजर आए। उन्होंने हमें इस तरह से धक्का दिया कि हम पीछे जा गिरे। और अब मैं महसूस कर रहा था यहाँ पर कोई बड़ी शक्ति है जो इस हवेली में एक राज को दबाए बैठी है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हमने कोशिश तो की, लेकिन वो 2 काले साए हमें गेट के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। कभी वो पैरों के पास आकर कुछ करते कि हमारे पैर ज़मीन में गड़ जाती, तो कभी गेट हम खोल ही नहीं पाते। पुलिस वाले तो थर थर काँप रहे थे और वो वहाँ से जाना चाहते थे। वो भी बेहोश होकर इस तरह से कोमा में नहीं पहुंचना चाहते थे। और जयदेव मेरी तरफ देख रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूं और मैंने काफ़ी ज़बरदस्त केस सुलझाए हैं, लेकिन इस तरह से काली शक्ति का सामना मैंने नहीं किया। ये तो पूरी तरह से कोई साधारण केस नज़र ही नहीं आता। यहाँ हमें मदद लेनी होगी। मैंने जयदेव की आंखों में देखकर कहा, हमें मदद लेनी होगी। कुछ लोग इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। और उसकी आंखें भी चमक गई थीं। हमें जानता था कोई इंग्लैंड में जो हमारी मदद कर सकता था और वो भूत प्रेत के मामले में हमसे भी बहुत आगे था। जयदेव और मैंने एक ही शब्द कहा, हेनरी। हमने सीधा फोन घुमाया लंदन की उस छोटी सी घड़ियों की दुकान में। वहां पर फोन जगदीश ने उठाया और जगदीश वहां पर नया नया काम करने के लिए आया हुआ था। शायद उसने यहाँ पर 2-3 सालों से ही काम किया होगा और वो फ़ोन पर पूछ रहा था कि हम कौन हैं। मैं उसे काफ़ी देर तक समझाता रहा कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी शायद वहाँ पर हेनरी आ गए और हेनरी को जब मैंने अपना नाम बताया तो हेनरी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरी कांपती हुई आवाज़ सुनकर वो समझ गए थे मैं किसी बड़ी परेशानी में हूँ और उनकी मदद चाहिए। तो हेनरी ने कहा, आधा घंटा लगेगा मुझे वहां तक पहुंचने में, मैं जगदीश को लेकर आ रहा हूं। हेनरी बार बार पूछ रहे थे आखिर परेशानी क्या है, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता था। पुलिस ने मना किया था। जो भी यहाँ पुलिस के बैरिकेड के अंदर आता उन्हें ही पूरी चीज़ बताई जाती। यहाँ से बाहर ये खबर जा ही नहीं सकती थी, इसलिए हेनरी भी आधे घंटे में यहाँ पर पहुँच आए। हेनरी और जगदीश हमारे सामने थे और मैंने पहली बार जगदीश को देखा था।
हेनरी काफ़ी तारीफ करते थे कि जगदीश काफ़ी अच्छा लड़का है और उसने काफ़ी केसेस सुलझाए हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रेतों को पकड़ा है और उन्हें ख़त्म किया है। मैं पहली बार उसे देख रहा था। उन दोनों के पास एक एक बड़ा सा सूटकेस था, उसी में वो सामान लेकर आते हैं। हेनरी मेरी तरफ आए और मुझे गले से लगा लिया और मैं भी हेनरी को देखकर काफ़ी खुश था। काफ़ी सालों बाद मिले थे हम। फ़ोन पर बात तो हो ही जाती है, लेकिन सामने से देखने में और बातें करने में जो मज़ा आता है वो फ़ोन पर नहीं आता। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर वो भी हैरान और डरे हुए थे। उनका मानना था कि जिस चीज़ को मैं भी इतनी आसानी से ना समझ पाऊँ, ज़रूर कुछ बड़ी बात होगी। वहाँ बैरिकेड के अंदर आते ही हमने पूरा मामला हेनरी और जगदीश को समझा दिया। हम 4 लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हम जानते थे हमारा पाला किसी बड़ी शक्ति से पड़ा है। मेरा सवाल हेनरी से था, वो 2 काले साए गेट के सामने हमें अंदर घुसने क्यों नहीं दे रहे? क्या ऐसी शक्ति भी होती है जो हर किसी पर हमला करती है? कैसे? आखिर उस हवेली में है क्या चीज़? वहाँ कोई पुलिस वाला हमारे साथ उस हवेली के पास भी नहीं जाना चाहता था, तो हम 4 लोग ही उस हवेली के सामने उस गेट के बिल्कुल पास खड़े थे। और जैसे ही हेनरी ने एक कदम आगे बढ़ाया, वो 2 काले साए नजर आ रहे थे। हेनरी जैसे ही उस गेट को छूते वो उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन हेनरी ने गेट को हाथ नहीं लगाया और 4 कदम पीछे हटकर हमें भी इशारा किया, पीछे आ जाओ। हेनरी को भी मैं डरा हुआ देख रहा था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? हेनरी ने कहा, ये साधारण काले साए नहीं है, बल्कि ये बहुत ही डरावने से प्रेत हैं। लेकिन ये इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? ये दूसरी दुनिया में होते हैं और इस दुनिया में इसकी सिर्फ झलक सी नजर आती है। ये इस दुनिया में अपने पूरे रूप में कैसे काबिज हो गए हैं? आखिर कौन इन्हें उस दुनिया से इस दुनिया में ले आया है? कोई साधारण शक्ति ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई बड़ी शक्ति है इस हवेली में जो ऐसा कर रही है। तभी जयदेव बोला, मैं यहाँ पर पिछले 2 महीने से रह रहा हूँ। इस हवेली के बारे में कोई ज्यादा कुछ बताता नहीं था, बस इस हवेली के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता था। मैं कई बार गेट खोलकर थोड़ा अंदर तक तो गया हूँ, लेकिन मुझे पहले कभी इस तरह से काले साए नजर नहीं आए। जब से ये घटनाक्रम हुआ है, तब से मैं इस हवेली के आसपास अजीब सी शक्तियों को महसूस कर पा रहा हूँ। और जब 2 लड़के इसके अंदर गए थे, वो बाहर नहीं आए, मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मैं इन शक्तियों को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता। मैं ध्यान करता हूँ, अपने शरीर की शक्ति को समझ सकता हूँ, बाहरी शक्तियों को नहीं समझ सकता। तब हेनरी ने कहा कि मैं इन चीज़ों का सामना पहले भी कर चुका हूँ और मैं उस घटना को याद नहीं करना चाहता। और इसके बाद हेनरी ने कहा, क्या हम 4 ही हैं? हमें इस गेट के अंदर तो जाना ही होगा और सबको किस तरह के खतरे का सामना करना होगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन शायद हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। हम इस गेट के एक बार अंदर गए तो बाहर आना आसान नहीं होगा। हमें हर चीज़ को समझना होगा, इन सायों को इनकी दुनिया में भेजना होगा, तभी हम इस गेट से दोबारा बाहर आ पाएंगे। क्या तुम सब अंदर जाना चाहोगे? हम सबकी हाँ थी। हमें इस केस को सुलझाना था, लोगों को बचाना था। इसके बाद हेनरी ने जगदीश की तरफ देखा। उन्होंने 2 बड़ी बड़ी मशीनें गेट के दोनों तरफ लगा दी। ये ज़्यादा भारी नहीं थी, लेकिन आकार में बड़ी थी। उन्हें खींचकर उनसे एंटीना निकाला गया और वो काफ़ी लंबा हो चुका था। गेट के दोनों तरफ उन एंटीना को लगाया गया और रिमोट जगदीश के हाथ में था। हेनरी ने कहा, ज़रा रुको, हमें भागकर इस गेट के अंदर जाना होगा और जैसे ही हम इस गेट को छुएंगे, जगदीश एक बटन दबाएगा। उसके बाद ये काले साए अंदर की रक्षा नहीं बल्कि बाहर की रक्षा करेंगे। ये गेट के बाहर आ जाएंगे। पहले ये किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, अब ये किसी को बाहर नहीं आने देंगे। क्या सब तैयार हैं? हम सब भागकर उस गेट की तरफ गए। जैसे ही हमने उस गेट को छुआ, वो काले साए हमें पकड़ने के लिए हमारे करीब पहुंचे और तभी जगदीश ने वो बटन दबा दिया। वो मशीन चली, एक वाइब्रेशन का एहसास सा हुआ और इसके बाद वो काले साए एक झटके से बाहर आ गए और हम उस गेट के अंदर पहुंच आए थे।
वो काले साए हमारी तरफ घूर रहे थे। उनकी वो काली आंखें धुएं की तरह लाल रंग को ऊपर की तरफ छोड़ रही थी और वो गुर्रा रहे थे। उनके बड़े बड़े दांत थे जिनसे लार टपक रही थी और वो लार जैसे ही जमीन से टकराती वहां से धुआं सा निकलता, जैसे कोई एसिड की बूंद जमीन पर गिर रही हो। हम अब गेट के अंदर तो पहुंच आए थे, लेकिन इस बड़ी सी हवेली के भी हमें और अंदर जाना था और यहाँ पर पहले भी 5 लोग अंदर जा चुके हैं, जिनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। 3 तो पुलिस वाले थे। अगर यहाँ पर कोई साधारण घटना हो रही है तो पुलिस वाले उन लड़कों को बचाकर बाहर ले आते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा। हेनरी सबसे आगे चल रहे थे, मैं उनके साथ था। हमारे पीछे जगदीश और जयदेव आ रहे थे। हम अब पहला दरवाज़ा खोलने के साथ ही जैसे ही उस हवेली के अंदर पहुंचे, वहां बड़ा सा बरामदा था और कई सारे कमरे थे। ये हवेली कोई साधारण हवेली नहीं थी। किसी समय यहाँ पर एक अस्पताल बनना था, लेकिन वो अस्पताल किसी कारण बन नहीं पाया, इसीलिए इस बड़ी सी जगह को एक हवेली की तरह इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया। कुछ लोग यहाँ टूरिस्ट बनकर आए रहे, लेकिन उनके साथ कुछ बुरा हुआ, जिसके बाद इस हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हमें नहीं पता था ये कितनी बड़ी है और यहाँ पर नीचे जाने का एक रास्ता भी था। यकीनन इसमें बेसमेंट भी बनाई गई है और ये 3 मंजिला हवेली किसी बड़े से अस्पताल से कम नहीं थी। कितने कमरे थे यहाँ पर। तभी मैंने हेनरी से कहा, ऐसा करते हैं, हम चारों अलग अलग जाकर देखते हैं। जहां भी हमें कुछ मिला हम सब वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। तभी हेनरी ने इशारा किया, आवाज़ थोड़ी मध्यम रखो, मुझे ये देखना है यहाँ पर कैसी शक्तियाँ हैं और ये गलती मत करना। अकेले जाओगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे और हम सब मारे जाएंगे। इकट्ठे रहना, हमारी जो खूबी है उसका इस्तेमाल करना और हमारी मशीनों पर भरोसा करो। मुझे पहले से शक है यहाँ कोई साधारण शक्ति मौजूद नहीं है। यहाँ कुछ तो अजीब चीज़ ज़रूर है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है हमारे आसपास कोई काली शक्ति है और ये शक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जा छोड़ रही है। किस जगह से आ रही है ऐसी ऊर्जा? जैसे ही मैं इस गांव के अंदर पहुँचा था, तुम्हारे पास आया था, मुझे महसूस हो रहा है ये काली शक्ति यहाँ पर है। कुछ ज़्यादा ऊर्जा छोड़ने वाली चीज़, मुझे पता नहीं है। ऐसी चीज़ का मैं कब से सामना नहीं कर पाया हूँ और मुझे कुछ समझना होगा। बस इकट्ठे रहना। हम अब एक गली में पहुँचे। दोनों तरफ कमरे ही कमरे थे। बिल्कुल एक अस्पताल की लॉबी लग रही थी। वहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हर कमरे में झांक रहे थे। वहाँ पर एक एक बेड रखा गया था। इसी के साथ एक छोटी सी अलमारी थी जिसके कोई दरवाजे नहीं थे, बल्कि इसी तरह से उनमें सामान रखा गया था। हम 3-4 कमरों के आगे से निकले और तभी महसूस होना शुरू हो गया। लाइट अपने आप झपकने लगी। उसके बाद ज़मीन से थर्राने की आवाज़ आने लगी और हेनरी ने कहा, हिलना मत, आवाज़ करना बंद करो। इसके बाद हम एक जगह पर जम गए थे। तभी ज़मीन पर नज़र पड़ी। अपने आप फर्श जैसे हिल रहा था। वो जैसे पानी का बन गया था और उनमें निकलने लगी उंगलियां। धीरे धीरे उनमें से हाथ निकले और पूरे शरीर निकलकर बाहर आ गए। ये हड्डियों के कंकाल थे जो काले रंग के थे। उन पर जैसे कीचड़ लगा हुआ था काले रंग का और वो टपक रहा था। जैसे ही वो कीचड़ नीचे फर्श पर टपकता, वो जैसे ज़मीन में सोख लिया जाता। वो आसपास दीवारों को सूंघ रहे थे और हेनरी बार बार इशारा कर रहे थे कि मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है। वो इसी तरह से इशारा किए हुए थे और हम सब चुप थे। कुछ देर तक वो इसी तरह से सूंघते रहे और उसके बाद ज़मीन में दोबारा दफन हो गए। तब हेनरी ने मध्यम सी आवाज़ में कहा, ये दूसरी दुनिया की हड्डियां, कंकाल इस दुनिया में कैसे आ रहे हैं? इस हवेली में है क्या चीज़ जो इस तरह से इन्हें इस दुनिया में ला रही है? जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो, बड़ी आसानी से ये आ रहे हैं। ऐसे कोई दूसरी दुनिया से नहीं आ सकता। अगर ऐसे ही सब यहाँ आना शुरू हो जाएं तो इंसान तो कब के ख़त्म हो जाएं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें समझना होगा। अगर ये दरवाज़ा इसी तरह से खुला रहा तो कुछ भी हो सकता है। हम अब और आगे बढ़ने लगे। आगे भी कई कमरे आ रहे थे और कुछ कमरे काफ़ी अजीब से थे।
कुछ कमरों के अंदर जैसे पेड़ लगे हुए थे। एक कमरे के अंदर जैसे ही मैंने पैर रखा वो जैसे जंगल के बीच में खुलता था। ये एक कमरे का ही दरवाज़ा था, लेकिन जैसे कहीं दूर पहुंच जाता हो। हेनरी जब भी मुझे किसी कमरे के अंदर जाने को कहते, इसी के साथ वो मेरा हाथ ज़ोर से पकड़े रहते। मैं जैसे ही उन कमरों के अंदर जाता मुझे महसूस होता वहाँ पर ढलान हो और मैं वहाँ पर खींचा जा रहा हूँ। तभी हेनरी खींचकर मुझे बाहर ले आती। मैं हेनरी के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ और उन पर पूरा भरोसा करना होता है। वो इन चीज़ों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद हम उस गलियारे से बाहर निकल आए। बाहर बड़ी सी सीढ़ियाँ थीं जिससे ऊपर वाली मंजिल में जाया जा सकता था। तभी हेनरी काफ़ी परेशान हो गए और मैं भी परेशान हो चुका था, क्योंकि हमें अब ऊपर जाना चाहिए या बेसमेंट में नीचे जाना चाहिए। हम जितना समय बर्बाद करेंगे उतनी परेशानी बढ़ती जाएगी। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। हेनरी बार बार बता रहे थे कि समय बीतेगा ये शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी और यहाँ कोई ना कोई रहस्य है, उसे हमें समझना होगा, वरना हमारे जीतने के कोई चांस नहीं होंगे। जैसे ही हम ऊपर वाली सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़े, वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो गया। लाइट जो पहले फ्लक्चुएट कर रही थी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और इसके बाद जगदीश के चीखने की आवाज़ आने लगी, जयदेव की चीखने की आवाज़ आने लगी और मैं भी हैरान और डरा हुआ था, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी मैंने देखा जगदीश ने अपने हाथ में टॉर्च जला ली थी और तभी हमें दिखे काले रंग के छोटे छोटे जीव जो उनकी पीठों पर चढ़े हुए थे। वो लाइट को देखते ही इधर उधर भागना शुरू हो गए। वो छोटे छोटे जीव थे जैसे 1 फुट के इंसान हों, लेकिन पूरी तरह से काले रंग के। वो हम पर झपट्टा मारकर आ रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों पर ही क्यों, ये मैं समझ नहीं पाया। जगदीश ने जैसे ही वो टॉर्च जलाई, कुछ तो उनमें से भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ गए। उस रोशनी को जो भी अपने ऊपर डालता वो भाप बन जाता। इसी तरह से हमने उन छोटे जीवों से छुटकारा पाया और वो दीवारों में भाग निकले। तभी जगदीश ने कहा, सब लोग टॉर्च पकड़ लो, अगर यहाँ पर अंधेरा हुआ ये छोटे जीव हमें छोड़ने नहीं वाले। ये इस दुनिया में आ चुके हैं, ये हमेशा दूसरी दुनिया में जब भी रोशनी होती है वहाँ पर हमला करते हैं, लेकिन इस दुनिया में ये अंधेरे में हमला करते हैं। ये हमेशा अपना अंश लेकर आते हैं, लेकिन ये संपूर्ण शरीर लेकर पहली बार इस दुनिया में देखे हैं। ये हवेली क्या सच में हमारी दुनिया में मौजूद है या हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं? हेनरी ने कहा, ये हमारी दुनिया ही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम उन सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए और हमने देखा सीढ़ियों पर खून के निशान थे। वो खून के निशान किसी शरीर को या लाश को खींचकर ऊपर ले जाते वक्त बने होंगे और ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो हम भी उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ जाने लगे। जहाँ पर भी वो निशान जाते हम उस तरफ मुड़ रहे थे और वो गलियारे से निकलते हुए ऊपर वाली सीढ़ियों से तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे थे। लेकिन हम जैसे ही दूसरी मंजिल तक पहुँचे, तीसरी मंजिल की उन सीढ़ियों पर पैर रखने लगे, वहाँ से आवाज़ें आने लगी। ये बच्चों के चीखने की आवाज़ थी और हेनरी उस तरफ भागने लगे। बच्चे मिल गए, मुझे लगता है यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। जगदीश उन्हें रोकना चाहता था, मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन जगदीश हेनरी के पीछे पीछे भाग निकला और मैं चलकर उनके पीछे जाने लगा। जयदेव भी मेरे साथ था। वहाँ गलियारे में वो किस मोड़ पर मुड़े हमें समझ में नहीं आया, जैसे कमरे हिल रहे हों। हर एक कमरा एक जैसा ही था और वो किसी मोड़ पर मुड़े, जिस कारण हम उनका पीछा ही नहीं कर पाए। वो 2 अलग हो चुके थे और हम 2 अलग हो चुके थे। वहाँ बच्चों के चीखने की आवाज़ कभी इधर से आ रही थी तो कभी उधर से। मैं भी किसी तरफ मुड़ता, शायद उस आवाज़ का पीछा करते हुए ही हेनरी और जगदीश उस तरफ गए होंगे, लेकिन वो कहाँ गए पता नहीं चला। यहाँ पर कमरे ही कमरे थे और अब हमें हर कमरे में देखना था। इसके बाद हम इधर उधर देखते रहे, लेकिन जगदीश और हेनरी मिल नहीं रहे थे। तभी एक कमरे के सामने हमें वो दिख गए। वो एक दीवार की तरफ झांके जा रहे थे। हमने उनसे सवाल किया, आप कहाँ भाग गए थे? क्या आपको वो बच्चे मिले? उन्होंने कहा, नहीं, वो बच्चे तो नहीं मिले, लगता है यहाँ पर भूत प्रेत है, हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे बेसमेंट में जाना चाहिए।
इसके बाद वो आगे आगे चलने लगे, लेकिन मुझे उनका स्वभाव थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे और जयदेव भी बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखता। कुछ तो गड़बड़ है, इनका स्वभाव बदला बदला सा लग रहा है। इसके बाद मैंने हेनरी से सवाल किया, हमें बाहर तो नहीं जाना चाहिए, क्या हमें नीचे ही जाना चाहिए? तो हेनरी ने कहा, नहीं बाहर नहीं, हमें नीचे ही जाना चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा शक होने लगा था, तो मैंने कहा, रुकिए हेनरी, मेरी तरफ देखिए, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ चलेंगे। लेकिन हेनरी और जगदीश हमारी तरफ चेहरा नहीं घुमा रहे थे और मैंने हेनरी का चेहरा इस तरफ कर ही लिया। उसके शरीर को मैंने घुमाया और जैसे ही उनकी आंखों की तरफ देखा, वो हिल रही थी। ये जगदीश और हेनरी नहीं थी, बल्कि दो छलावे थे जो जगदीश हेनरी बन के हमें बेसमेंट में ले जाना चाहते थे। मैंने उन्हें धक्का दिया और वो वहाँ से भागने लगे। हम उनका पीछा कर सकते थे, लेकिन हमें हेनरी और जगदीश को पकड़ना था। वो एक दरवाजे के पास से जैसे गायब ही हो गए। उन्हें काफ़ी चोट लगी थी क्योंकि मैंने धक्का बहुत ज़ोरदार दिया था और छलावे बेहद कमज़ोर होते हैं। वो बस छलना जानते हैं, नुकसान इतनी आसानी से नहीं पहुंचा सकते। और जैसे ही उनकी चोरी पकड़ी गई, वो डर के मारे पीले फिर गए थे और वहाँ से भाग रहे थे। हम उन्हें मार भी सकते थे, लेकिन शायद वो हमारी कोई मदद नहीं करते। हमें अब जगदीश और हेनरी को ढूंढना था और वो बिल्कुल सामने सीढ़ियों के पास नज़र आ ही गए। वो भी शायद हमें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच आए थे, लेकिन उनकी नज़र भी अजीब सी थी। वो हमें ऊपर से लेकर नीचे की तरफ देख रहे थे और मुझे भी उन पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये जगदीश और हेनरी ही हैं? यहाँ पर कुछ अलग सा हो रहा है। मैंने हेनरी को देखा और कहा, हमें ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? हेनरी ने सामने से कहा, तुम्हें क्या लगता है, हमें नीचे जाना चाहिए या ऊपर सही रहेगा? हम दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे। तभी मैंने हेनरी से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब असली हेनरी ही दे सकते थे। मैंने सवाल किया, क्या उन घड़ियों की दुकान में कोई बेसमेंट भी मौजूद है या नहीं? हेनरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, सिर्फ एक ही इंसान जानता है, चलो जल्दी से हमें ऊपर जाना चाहिए। वो समझ गए थे कि मैं असली हूँ और मैं भी जान गया था कि वही असली हैं। इसके बाद हेनरी ने बताया कि जो आवाज़ें आ रही थी वो छलावों की थी। वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरी मंजिल पर छलावे ही छलावे भरे पड़े हैं। हर जगह मुझे एहसास हो रहा था वैसी शक्ति का, लेकिन छलावे सिर्फ हमें बहका सकते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने भी हेनरी को बता दिया कि हमारे साथ क्या घटा और अब हम तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे थे। हम अब उस गलियारे में आगे बढ़ रहे थे और हमें यहाँ पर एक पुलिस वाला गिरा हुआ मिला। हमने चेक किया, वो मरा हुआ नहीं था, लेकिन शायद वो भी कोमा में जा चुका था। मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर हर कोई कोमा में क्यों जा रहा है, आखिर क्या हो रहा है। लेकिन हेनरी कुछ जानते थे और वो इस चीज़ को पक्का करना चाहते थे। हम आगे बढ़ने लगे और दो और पुलिस वाले मिले जो वहाँ पर गिरे हुए थे। वो यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद उनके साथ कुछ हो गया और वो भी कोमा में पहुँच गए। हम अब सामने वाले बड़े से बेडरूम की तरफ जा रहे थे जिसमें लाइट रंग बिरंगी लगी हुई थी। वहाँ पर मोमबत्तियों से रोशनी भी जल रही थी। ज़रूर कुछ ना कुछ उस कमरे में मौजूद है जिस कारण ये सब हो रहा है। हेनरी ने इशारा किया, सब इकट्ठा हो जाओ, अब कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी नज़र आ जाए। हमें भटकाने की कोशिश होगी, हमें यहाँ से दूर भेजने की कोशिश होगी, लेकिन हमें इकट्ठे रहना होगा। जैसे जैसे हम उस कमरे के करीब जा रहे थे, हमें उस कमरे के अंदर भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था। चारों तरफ मोमबत्तियां लगाई गई थी और वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी और ज़्यादा जली हुई नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ ही क्षण पहले उन मोमबत्तियों को जलाया गया हो, लेकिन यहाँ अंदर तो कोई भी जिंदा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने जलाई होंगी ये मोमबत्तियाँ, या ये मोमबत्तियाँ ही ऐसी हैं कि कम हो ही नहीं रही। हम और करीब पहुंचे तो सामने दो कुर्सियां नजर आईं जिनके आगे काफ़ी धुआं सा था। साफ साफ नहीं नजर आ रहा था उन कुर्सियों पर क्या है, लेकिन कोई तो बैठा हुआ लग रहा था। और ज़्यादा करीब पहुंचने के बाद हमें उन कुर्सियों पर दो बच्चे नजर आए।
ये वही बच्चे थे जो यहाँ से गायब हो चुके हैं और यहाँ इस हवेली के अंदर जाकर बाहर गए ही नहीं। वो बेहोश नहीं दिख रहे थे बल्कि वहाँ बैठे कांप से रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और हेनरी अब चुप रहने का इशारा कर रहे थे। हमें उस कमरे में पैर रखने के बाद और ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि जो शक्तियाँ यहाँ इस कमरे में मौजूद हैं वो इस हवेली को शापित कर रही हैं। कोई बड़ी शक्ति यहाँ पर मौजूद है जिस कारण ये सब हुआ है। हमने जैसे ही उस कमरे के अंदर पैर रखा उससे पहले बाहर की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अंदर पहुँचते ही बिल्कुल सन्नाटा सा घिर गया। बाहर की कोई आवाज़ अंदर नहीं पहुँच रही थी। बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो खिड़कियों के रास्ते से कमरों में भी पहुंच रही थी और एक अजीब सी आवाज़ कर रही थी, लेकिन इस कमरे में हर खिड़की खुली थी। हवा का एक झोंका तक अंदर नहीं पहुंच पा रहा था। अंदर पहुंचते ही लाल सी रोशनी आंखों को जैसे खाए जा रही थी। हर तरफ लाल ही लाल सा रंग और उन मोमबत्तियों से निकलने वाली पीली सी रोशनी भी उस लाल रोशनी को जैसे फैला नहीं पा रही थी। बस हर चीज़ लाल लाल सी नज़र आने लगी थी। जगदीश और हेनरी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो उन कुर्सियों के पास गए। उन बच्चों को जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, हमने देखा उनकी आंखें भी ऊपर की तरफ चढ़ सी गई। उनकी आंखें भी सफ़ेद सी हो गई थी और वो भी कांपने लगे थे। इसके बाद एक झटके से दोनों पीछे आ गिरे। वो फिर से एक दूसरे की आंखों की तरफ देखने लगे और मैंने हेनरी को डरे हुए देखा। हेनरी अब बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने वो बड़ा सा सूटकेस खोला, उनमें से जैसे पानी की बोतलें निकाली और पानी खुद भी पिया और जगदीश को पीने को भी दिया। उसके बाद उनका जैसे गला खुला और वो बोलने लगे, यहाँ पर एक रिश्ता बनाया गया है दूसरी दुनिया से। कोई दूसरी दुनिया से किसी शरीर को पाने की शायद कोशिश कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर वो पहुँच रहा है। वो दूसरी दुनिया का रिश्ता इस दुनिया में शैतानों को ला रहा है, पिशाचों को ला रहा है। इसी कारण यहाँ सब बेहोश हुए होंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता। इनकी आत्मा को यहाँ पर मैं महसूस नहीं कर पाया। जैसे ही हमने इन्हें छुआ, हम खुद दूसरी दुनिया में खींचे जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इसके बाद हेनरी घूम कर गए और उन कुर्सियों के पीछे एक चमड़े की किताब पड़ी थी। उस चमड़े की किताब पर एक आंख बनी थी और वो आंख झपक रही थी। ऐसा लग रहा था जिंदा आंख एक किताब पर लगा दी गई हो। उसके बाद वो किताब हिली भी। महसूस हुआ जैसे जिंदा किताब हमारे सामने पड़ी हो। मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी और मैंने हेनरी को भी इस तरह से डरे हुए कभी नहीं देखा था। हेनरी घबराकर पीछे हो गए और उन्होंने कहा, ये किताब यहाँ क्या कर रही है? किसने इस किताब को यहाँ पर बनाया है? ये दूसरी दुनिया की किताब है। वहाँ पर बुरी शक्तियाँ इसका इस्तेमाल करती हैं, इसी कारण उस दुनिया को बुरा कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया में ये किताब कैसे पहुँच गई? किसने इस किताब को दोबारा बनाया है हमारी दुनिया में? आखिर कोई ऐसा क्यों करना चाहता है? यकीनन हमारी दुनिया को तो ये होगा नहीं। कोई दूसरी दुनिया से आकर ही ऐसा कर सकता है। मैं खुद हैरान था, डरा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हेनरी और जगदीश अपने काम पर लग गए। वो उन सूटकेस से मशीनों को निकालने लगे। उन्होंने एक हेलमेट सा निकाला जो हेनरी के सर पर डाल दिया, उन्हें नीचे बिठा दिया और वो हेलमेट से एक तार एक बड़ी सी स्क्रीन पर लगा दी। उस स्क्रीन में अब सब कुछ काला काला सा नज़र आ रहा था और हेनरी ने अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ लिया जो काले रंग का था। उसके बाद मैंने देखा जगदीश एक सूटकेस में पानी की कुछ बोतलें निकालकर उन्हें खोलकर आसपास रखने लगा। मुझे लगा ये भी शायद कोई खास काम होगा, लेकिन हेनरी ने कहा, इन बोतलों को क्यों रख रहे हो? इनका तो कोई काम नहीं है। लेकिन जगदीश ने कहा, मुझे लगता है इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मैं उसके लिए बचाव का तरीका ढूंढ रहा हूँ। उसने कुछ पानी की बोतलें रख दी थी और लाल रंग के कपड़े भी इधर उधर फेंकने शुरू कर दिए। वो हर कोने में छोटे छोटे लाल रंग के कपड़े को फेंकता जा रहा था और मैं हेनरी को देख रहा था। वो हैरान सा था। उसे शायद इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था।
जबकि जगदीश से ज़्यादा तो हेनरी को पता होना चाहिए। हेनरी ही जगदीश को सिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जगदीश कुछ ऐसा कर रहा था जिसके बारे में हेनरी को भी नहीं पता था। इसके बाद उन्होंने वो मशीन को ऑन किया और अब भी स्क्रीन पर काला ही कुछ नज़र आ रहा था, जैसे कुछ पर्दा डाला गया हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। हेनरी वहाँ कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार वो सर हिला देते। उसके बाद जगदीश ने कहा, आप अकेले नहीं कर सकते, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन हेनरी ने मना कर दिया, नहीं, हम दोनों इकट्ठे नहीं जा सकते। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो कोई संभालने वाला नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। इसके बाद हेनरी ने मेरी तरफ देखा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो तुम्हें सफ़र करवाता हूँ दूसरी दुनिया का। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे लिए पहला सफ़र नहीं होगा। हेनरी थोड़े से हैरान थे। उन्होंने कहा, सच में तुमने भी सफ़र कर लिया है? मैंने कहा, हाँ। मैं उनके साथ बैठ गया और उन्होंने एक और हेलमेट निकाला और मेरे सर पर भी डाल दिया। उसकी तार भी उस बड़ी सी स्क्रीन पर डाल दी थी और नीचे एक बक्सा रखा हुआ था। मेरे हाथ में भी वो काला सा पत्थर पकड़ा दिया गया और उन्होंने जैसे ही बटन दबाया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वैसा ही पर्दा जो वहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा था मेरी आंखों के सामने नज़र आने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं उस कमरे से निकलकर कहीं और पहुँच आया हूँ और यहाँ एक झटके से महसूस हुआ मैं दोबारा उसी कमरे में हूँ, लेकिन यहाँ पर आभास बदला हुआ था। मैं और हेनरी वहाँ खड़े थे, कोई मशीन नहीं थी, ना ही वहाँ पर जगदीश था, ना ही वहाँ पर जयदेव था। हम दोनों ही थे और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा सा था। खिड़कियों के बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ आसपास के कमरे भी नहीं दिख रहे थे, जैसे बस एक ही कमरा मौजूद हो। आसपास से आंखें नज़र आना शुरू हो गई जो दीवारों से निकल रही थी और फड़फड़ा रही थी। हेनरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ध्यान रखना, किसी चीज़ को छूना नहीं है। अब वो सामने वाली खिड़की जो बंद सी नज़र आ रही थी, खुली हुई नज़र आने लगी। उस खिड़की के आगे एक कमरा था जिससे रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं हेनरी का हाथ पकड़े आगे बढ़ रहा था और अब जैसे ही उस खिड़की से अंदर की तरफ उस कमरे में देखा, वहाँ बच्चे और लोग रो रहे थे। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। हम जिस कोने में देखते वहाँ पर लोग नज़र आते। कुछ लोगों को मैं पहचान गया था। उनके शरीर देखे थे मैंने उन गाँव में। ये उनकी जैसे आत्मा थी जिन्हें यहाँ पर हथकड़ियों और बेड़ियों से बांध कर रखा गया था। और मैं जैसे ही कुछ अंधेरे की तरफ देखता, वो लोग नज़र आते और खींचते हुए पीछे अंधेरे में ही पहुँच जाती। बार बार वो भीड़ इसी तरह से हिल रही थी जैसे हर कोई आगे बढ़ता लेकिन पीछे की तरफ खींच लिया जाता। उसके बाद उस खिड़की से पैर घुमाकर हम उस कमरे में पहुँच गए और वो कमरा बहुत बड़ा सा नज़र आ रहा था। वहाँ चारों कोनों पर हथकड़ियों और बेड़ियों से लोगों को बांधा गया था और सच में वहाँ 400-500 से ज़्यादा लोग थे। दूर दूर तक नज़र आ रहा था और इस कमरे के अंदर ही सड़े गले से पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पानी के तालाब से बने हुए थे। किसी को कहीं पर बांधा गया था, किसी को कहीं पर बांधा गया था और ज़मीन पर लेटे हर कोई रोए जा रहा था। वो हमारी तरफ देखते और उसके बाद उनकी आंखें जैसे बंद हो जाती। उनकी आंखें जैसे हिलने लगती लेकिन खुल नहीं पाती। हर कोई रो और चीख रहा था। इसके बाद मैंने हेनरी का चेहरा देखा और वो घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, इन्हें बांध कर रखा गया है, किसी को भी मारा नहीं गया है, बल्कि यहाँ हथकड़ियों और बेड़ियों से बांध कर रखा गया है और मैं इसी चीज़ को नहीं देखना चाहता था। ये कोई आत्मा है जो इन्हें यहाँ पर बांध कर रखे हुए है और इनके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। एक प्रेत आत्मा जो शक्तिशाली से भी शक्तिशाली हो, वो एक शरीर पर कब्जा कर सकती है। इनमें से किसी एक शरीर पर ज़रूर वो कब्जा करना चाहेगी, लेकिन क्यों? इतने लोगों को कैसे उसने बेहोश कर दिया? आखिर वो क्या करना चाहती होगी? तभी हमारी नज़र सामने पड़ी। एक पेड़ के पास सीधा खड़ा ताबूत था जिसे बंद किया गया था। उस ताबूत के ऊपर थोड़ी सी जाली लगी थी और उससे अंदर आंखें नजर आ रही थी। वो खुली तो हुई थी लेकिन हिल नहीं रही थी। ज़रूर किसी को ताबूत के अंदर भी बंद किया गया होगा, लेकिन किसे?
हमें अब आगे बढ़कर देखना था और तभी हेनरी कहने लगे, ध्यान रखना, वो प्रेत आत्मा इनकी रक्षा करेगी, वो यहीं पर होगी, यकीनन वो इन्हें बचाने की कोशिश तो करेगी ही। तभी हमें आसपास से काले साए नजर आना शुरू हो गए। हेनरी ने कहा, ये देखो प्रेत, लेकिन इतनी संख्या में, यहाँ पर प्रेत इतनी संख्या में क्यों है? यहाँ क्या इकट्ठा होकर उन्होंने हमला किया है? लेकिन कोई भी प्रेत एक दूसरे को पसंद नहीं करता और वो इकट्ठे होकर हमला करते ही नहीं। वहाँ काले सायों की भीड़ लगी हुई थी जो हम पर हमला तो करना चाहते थे। हेनरी बार बार अपना हाथ उठाते और वो पत्थर दिखाते, उससे एक रोशनी सी निकलती जो काले साये को धकेल कर पीछे ले जाती। वो हमारे करीब पहुंच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बार बार उन बेड़ियों से बंधे आत्माओं को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हें तड़पाने की कोशिश करते। और इसके बाद हेनरी गुस्से में आ गए और भाग भाग कर उन काले सायों को पीछे अंधेरे में धकेलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे साए पीछे कर दिए थे और वो मुझे कहने लगे, यहाँ हमें जानना होगा पूरी सच्चाई क्या है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी प्रेत आत्मा है जो इन्हें बंधक बनाकर रखे हुए है। वो यहाँ पर मौजूद हो सकती है, ध्यान रखना। वो काले साए अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे थे और उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं पता उस काले पत्थर को इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन हेनरी उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। वो काले साए उन पर हावी हो रहे थे और मैं भी पत्थर वैसे ही घुमाता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद उस पत्थर को लेके मैं उन काले सायों पर मुक्के बरसाने लगा। वो थोड़ा सा पीछे हटते, लेकिन इससे मैं खास मदद नहीं कर पा रहा था। तभी हेनरी कहने लगे, जगदीश, मुझे मदद चाहिए, मैं अकेले नहीं संभाल सकता, तुम्हें आना होगा, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। उसके बाद कुछ ही क्षणों में जैसे जगदीश भी वहाँ पर पहुँच आया था। हम तीनों इस दुनिया में आ चुके थे और हमारे शरीर की रक्षा अब जयदेव को उस दुनिया में करनी थी। उसके बाद जगदीश और हेनरी ने उन काले सायों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उन दोनों की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी। वो काले साए उड़ उड़ के उस काले से अंधेरे में गायब होते गए जैसे वो उन्हें ख़त्म करते जा रहे थे। वो इतनी बड़ी भीड़ को कुछ ही क्षणों में ख़त्म कर दिया गया। अब हम उस ताबूत की तरफ जा रहे थे और जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, उसके पीछे एक सिंहासन बना हुआ था जिस पर हेनरी की थोड़ी सी नज़र पड़ी ही थी कि वो पीछे की तरफ हट के गिर गए। उनके होश उड़ चुके थे। वो मेरी तरफ देखने लगे और जगदीश की तरफ देखने लगे। जगदीश भी हैरान सा था, लेकिन उसे शायद कुछ पता नहीं था। तब हेनरी ने कहा, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये शैतान खुद है। ये शैतान का सिंहासन है जो इस हवेली में बनाया गया है। ज़रूर शैतान ने हमारी दुनिया में किसी के शरीर पर कब्जा कर लिया होगा। एक शैतान 3 शरीर पर कब्जा कर सकता है और उसके बाद वो कुछ ना कुछ बुरा करना चाहता है। वो अपने लिए पूरी की पूरी सेना बना सकता है। इसी कारण उन 500 लोगों की आत्माओं को यहाँ पर कैद करके रखा है। लेकिन फिर भी वो किस 3 शरीर पर कब्जा करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? मेरा सवाल बस यही था। उसके बाद हम उस ताबूत के पास जाने लगे। उसके अंदर किसको कैद करके रखा गया था? आखिर वो कौन है जो इसके अंदर है? उसके बाद उस ताबूत को खोलते ही हम तीनों के होश उड़ गए। उसके अंदर जयदेव की आत्मा को कैद किया गया था। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जयदेव की आंखें भी ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थीं, क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ पर कैद थी। और हम तीनों का सवाल यही था कि उसकी आत्मा अगर यहाँ पर कैद है तो उसके शरीर में वो कौन है जो हमारे साथ अंदर तक आया था। तभी उनके शरीर जैसे हिलने लगे। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जगदीश और हेनरी के शरीर हिल रहे थे। उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। और तभी जगदीश ने कहा, शैतान पानी से डरते हैं, पानी से ही वो वापस इस दुनिया में भेजे जा सकते हैं। वो बस बार बार इन शब्दों को कहे जा रहा था। शायद वो मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी उसके शरीर को भी कुछ हुआ। उसकी आत्मा वहाँ पर बेड़ियों में बंध गई। उसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी।
यकीनन इन दोनों के शरीर पर भी उस शैतान ने कब्जा कर लिया था। अब 3 शरीर थे जो उसके पास थे और मुझे नहीं पता आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी उस पत्थर को नीचे मैंने ज़मीन पर मारा जैसे मुझे बताया गया था। मैं पहले से जानता था इस दुनिया से बाहर कैसे आना है। उस पत्थर को ज़मीन से मारते ही मेरी आंखें खुली। मैं उस कमरे में बैठा था। मैंने जल्दी से उस हेलमेट को उतार दिया और मैंने देखा जयदेव एक बड़े से पत्थर को मेरे सर पर मारने वाला था। मैं एकदम से पीछे हट गया। तभी वहाँ पर जगदीश और हेनरी भी खड़े हो गए। वो तीनों हंस रहे थे मेरे ऊपर। उसके बाद जयदेव ने बोलना शुरू किया और मैं जानता था ये जयदेव नहीं, उसके अंदर वो शैतान है, क्योंकि जयदेव, जगदीश और हेनरी को तो दूसरी दुनिया में कैद कर लिया गया है। तब उस शैतान ने जयदेव के शरीर में बोलना शुरू किया। मुझे 3 शरीर चाहिए थे और तीनों खास चाहिए थे। जयदेव का शरीर ध्यान करते हुए इस शक्ति को पा चुका है। मैं किसी भी दुनिया का सफ़र कर सकता हूँ इस शरीर के सहारे। हेनरी के शरीर में वो ज्ञान है जो हर दुनिया को अपने अंदर समाये हुए है। इस ज्ञान का इस्तेमाल करके मैं सब कुछ कर सकूँगा इस दुनिया में भी, इसे भी शैतानी दुनिया बना दूँगा। और जगदीश, इसमें कोई अजीब सी शक्ति है जो शायद दूसरी दुनिया में जाकर समा चुकी है। उस शक्ति के सहारे मैं अपने शरीर को ही इस दुनिया में ला सकता हूँ। भले ही कुछ साल लगेंगे लेकिन मैं ऐसा कर पाऊँगा। मुझे यही 3 शरीर चाहिए थे और मैं यहाँ शायद आता नहीं अगर जयदेव ध्यान के ज़रिए दूसरी दुनिया में मुझसे संपर्क ना कर पाता। उसने ऐसी बेवकूफ़ी कर दी और उसे लगा था कि दूसरी दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही होती हैं। मैंने उसे फंसाकर उसकी आत्मा को वहीं पर कैद कर दिया और अपनी आत्मा इस शरीर में ला दी। अब मुझे 2 और शरीर चाहिए थे और मैं जानता था 2 शरीर कौन से होने चाहिए। मैंने खुद ही तुम्हें इस गांव में बुलाया ताकि तुम इस षड्यंत्र में फंस सको। 500 लोगों को इस तरह से बेहोश करना कुछ और नहीं, तुम्हें यहाँ लाने का मौका ही था। उसके बाद तुमने खुद काम कर दिया, हेनरी और जगदीश को यहाँ पर लाकर मेरा काम आसान कर, और मैं इन 3 शरीरों के इस्तेमाल से कुछ भी कर पाऊँगा। मैं वहाँ पर हैरान और परेशान खड़ा था। ये कोई साधारण केस नहीं था। मैं खुद फंस चुका था इस जाल में। अब मुझे भी नहीं पता कि मैं इस शैतान को इसकी दुनिया में कैसे भेजूं, इन शरीरों को कैसे इस आत्मा के साथ जोड़ूं। तभी मुझे याद आया, जगदीश ने कहा था शैतान को सिर्फ पानी के रास्ते से ही वापस भेजा जा सकता है। तभी मैंने इधर उधर देखा, जगदीश ने हर तरफ पानी की बोतल खोल कर रखी थी। मैं भागकर उन बोतलों को पैर मारने लगा और उनसे निकलने वाला पानी फर्श पर जैसे सिमटता जा रहा था। हर तरफ पानी ही पानी होता जा रहा था और पूरा फर्श गीला हो चुका था। मैंने देखा हेनरी, जगदीश और जयदेव को इधर उधर भागते हुए। वो पानी को जैसे छूना ही नहीं चाहते थे। वो उस पानी से बचते हुए इधर उधर हो रहे थे, लेकिन हर तरफ पानी बिछता जा रहा था और वो एक कोने में पहुंच गए और पानी जैसे ही उनको छुआ, उनके शरीर समेत मैंने पानी में गड़ते हुए देखे। वो तीनों के तीनों पानी में समा चुके थे। उनके शरीर भी वहां से गायब हो गए थे और कुछ ही समय बाद दोबारा उनके शरीर बाहर आ गए और वो पानी में जैसे गिर ही गए। थोड़ी देर बाद जैसे उन्हें होश आया और वो उठकर हमारी तरफ देखने लगे। वो 2 लड़के जो कुर्सी पर बैठे थे वो भी जैसे सही से हो चुके थे। वो भी इधर उधर घूर रहे थे। हम यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद यहाँ से भागकर बचा जा सकता है, लेकिन हेनरी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो उठना नहीं चाहते थे, बल्कि पानी में ही बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तभी वो जगदीश की तरफ देखकर हंसने लगे और जगदीश ने कहा, मुझे पता था शैतान भी हो सकता है, इसीलिए मैंने पानी की बोतलें भी रख दी थी। पानी ही वो सोर्स होता है जो दुनिया को वापस
तोड़ सकता है और जोड़ भी सकता है। मुझे पहले से शक हो गया था ये साधारण शक्ति नहीं है, कोई शैतान भी हो सकता है, और मैंने इसीलिए बैकअप प्लान भी बनाया था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी उस दुनिया में जाना पड़ सकता है। मैंने तो अपने लिए इन पानी की बोतलों को रखा था, लेकिन जब मैं उस दुनिया में गया उसके बाद एक इशारा ज़रूरी था और मैंने वो इशारा डिटेक्टिव को कर ही दिया और इन्होंने भी वो काम सही से ही किया। मैं वहाँ पर जयदेव का मायूस सा चेहरा देख रहा था, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। हेनरी ने तभी उससे कहा, डरने की बात नहीं है, शैतान किसी को भी बहका सकता है और ध्यान की शक्ति को दूसरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो दुनिया शैतानों की है और वो हमारे शरीर पर बस कब्जा करना चाहती है। वो हमारी दुनिया में आने का हर मौका ढूंढते ही रहते हैं और तुमने इस ज्ञान को पाकर अपने शरीर को उस स्तर तक पहुंचा दिया है कि तुम्हारा शरीर तो हर शैतान पाना चाहेगा। तुम तो एक आसान कड़ी बन सकते हो, और वैसा हुआ भी जब तुम इस हवेली में पहुंच आए। जयदेव ने भी कहा, हाँ ये मेरी गलती थी। मुझे महसूस हुआ था कोई काली शक्ति मौजूद है यहाँ पर, और उसके बाद इस किताब की कुछ लाइनें पढ़ने के बाद मुझे होश ही नहीं रहा और मैं बस उस ताबूत में बंद सा होता चला गया। हेनरी ने कहा, उस शैतान ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। मैं जब इस गांव में पहुंचा था वो बड़ी सी शक्ति मुझे महसूस हुई थी। मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे शरीर के अंदर शैतान पूरी तरह से काबिज हो चुका है। मुझे लगा वो शैतानी शक्ति बस इस गांव को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन वो तो कुछ बहुत ज़्यादा चाहती थी। हम वहाँ से बाहर आ रहे थे और हेनरी ने उस किताब को भी उठा लिया और उसने कहा कि हमें ये उस घड़ियों की दुकान पर रखनी होगी, ये किसी के हाथ नहीं पहुँचनी चाहिए। हम अब बाहर आ गए थे और बाहर 3 पुलिस वाले नीचे ज़मीन पर बैठे अपने सर को पकड़े हुए थे। शायद उनका सर भी भारी हो चुका होगा, कब से कैद थे वो। उन्हें भी हम बाहर ले आए और बाहर गांव में पहुंचते ही वहां भीड़ लगी हुई थी। हर कोई कोमा से बाहर आ चुका था और ये इसी कारण था कि शैतान को दोबारा उसी दुनिया में भेज दिया गया था। कई पुलिस वाले इसलिए खुश थे कि मैंने इस केस को सुलझा दिया था, लेकिन मैं जानता था मैं अकेला इस केस को कभी समझ ही नहीं पाता और शायद कुछ कर ही नहीं पाता। ये हमारी टीम के कारण हुआ। इसमें जितना हाथ मेरा था उतना ही जगदीश और हेनरी का भी था। इसके बाद मैं इंग्लैंड से वापस भारत आ गया और मैंने जगदीश और हेनरी को भी विदा किया। मेरे साथ ही जयदेव भी भारत ही आ गया था और वो अब दोबारा वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, वो भारत में ही रहना चाहता था। इसके बाद भी मैंने जगदीश और हेनरी के साथ मिलकर कई केस सॉल्व किए थे जो शायद इससे भी ज़्यादा भयानक थे, लेकिन ये मेरा पहला केस था जो मैं गोस्ट हंटर्स के साथ मिलकर सुलझा पाया था।